हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक केस स्टडी देख लेंगे। केस स्टडी इन डेटा एनालिटिक एज वेल एज एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी देख लेंगे जो कि डेटा एनालिटिक के लिए यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में। फर्स्ट इज एन केस स्टडी फॉर डिटेल एनालिसिस ऑफ द डेटा एनालिटिक अक्रॉस द वेरियस टेक सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर में उसको डिटेल्ड एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है वो देख लेंगे। द डेटा एनालिटिक प्ले द पायट टेबल इन द pilot role in the transformation industry by the extracting the actionable insight from the large data set. In this section we explore how data analytic is applied across the different sectors to improve the business optimization, enhance the decision making एंड ड्राइव इनोवेशन। आप अलग अलग सेक्टर्स में उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डेटा एनालिटिक्स। तो फर्स्ट इंडस्ट्री देखते हैं हमारी इज एन हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट हेल्थ इंडस्ट्री डेटा एनालिटिक इज यूज्ड टू इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम्स। पेशेंट आउटकम्स क्या है, स्टेट लाइन ऑपरेशंस क्या है एंड ऑप्टिमाइजेशन द हेल्थ केयर डिलीवरी। हेल्थ केयर डिलीवरी किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाय एनालाइजिंग द पेशेंट डेटा, हॉस्पिटलिटीज़ एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडेड कैन मेक द बेटर डिसीजंस। उसके ऊपर हमें बेटर डिसीजन, हॉस्पिटलिटी आपका हॉस्पिटलिटीज़ क्या आप अप्लाई कर रहे हो, क्या दे रहे हो उसको, सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आउटकम्स क्या आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट चालू है उससे आउटकम्स क्या आ रहा है, उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रिगार्डिंग द प्लान्स एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड द प्रिवेंट केयर। तो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए एप्लीकेशंस है आपकी प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडक्टिव एनालिसिस का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर द हॉस्पिटल यूज़ द प्रिडक्टिव एनालिसिस। अभी एनालिसिस जो है, जैसे हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया था, डेटा एनालिटिक इज है ना 4 पार्ट। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस। अभी यहाँ पे प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस मीन्स इम्प्लीमेंटेशन द प्रोडक्शंस। आपको जो प्रोडक्शन आउटकम जो चाहिए उसको इम्प्लीमेंट कर दो। द प्रिडक्टिव एनालिसिस to identify the patient to at the risk क्या है, रिस्क ऑफ रेडमिशंस के रिस्क क्या है, प्रिडिक्ट द डिस्कॉजेस आउटब्रेक्स क्या है, उसके बाद आपका फॉरकास्टिंग पेशेंट नीड्स क्या है, मीन्स बेड ऑक्यूपेशन क्या है, मीन्स ऑक्सीजन लगने वाला है, बेड ऑक्सीजन बेड आपके अवेलेबल है क्या नहीं है, वो पहले एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल द प्रिडिक्टिव मॉडल कैन एस्टिमेट the likelihood of the patient be readmitted within the 30 days based on the medical history। अगर वो पेशेंट को आपको एडमिट करना है, रीएडमिटेड करना है, रीएडमिटेड कब करना है, विद इन 30 डेज। क्यों? क्योंकि उसकी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो हेल्थ हिस्ट्री आपको बताती है उसको रीएडमिटेड करना है, तो वो आपको उसका एनालिसिस करना है, इज ना प्रिडिक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपका इज ना पेशेंट स्टेटमेंट एनालिसिस। पेशेंट के जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आपको एनालिसिस करना है, मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का यूज़ कर दो। एंड स्टेटमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस मीन्स इमोशंस क्या है, उसकी जो फीडबैक्स आपके पास आ रहा है, एनालाइजिंग टू द पेशेंट फीडबैक एंड द ऑनलाइन रिव्यूज़। उसके फीडबैक्स क्या है, ऑनलाइन रिव्यूज़ क्या है, उसके ऊपर आपको उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। हेल्पिंग द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट एक्सपीरियंस एंड द इम्प्रूविंग द सर्विसेज। सर्विस इंप्रूव करने के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हो उसके फीडबैक के, पेशेंट सेंटिमेंट एनालिसिस का ले लो। दिस ऑप्टिमल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी क्या है, एनालिसिस द हेल्प द ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द हॉस्पिटल रिसोर्सेज सच एज द ऑपरेटिंग रूम्स, कि ऑपरेटिंग रूम कैसी है, मेडिकल स्टाफ किस तरीके से वर्क कर रहा है, एंड मेडिसिन्स क्या है, टू एनालिसिस द पैटर्न टू हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। हॉस्पिटल में एडमिशन क्या हो रहा है, डिस्चार्ज किस तरीके से हो रहा है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसको यूज़ करके इंश्योर कर दो रिसोर्सेज ऑफ द यूटिलिटी इफिशियंटली। तो इसे ना ऑप्टिमल ऑपरेशनल इफिशियंसी का भी आप एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फाइनेंस इंडस्ट्री। फर्स्ट हो गया आपका हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्री। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करना है, पर्पज ऑफ द एनालिटिक, उसके पर्पज क्या है, तो उसके फाइनेंस में फाइनेंस इज यूज टू द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन किस तरीके से करना है, फ्रॉड कितने हो रहे हैं उसको एनालिसिस करना है,
पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करना है, मीन्स कस्टमर का पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, या फिर कंपनी का पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करना है, वो भी करना है। एंड द कस्टमर इनसाइड फाइनेंशियल इंडस्ट्री यूज द डेटा ड्राइविंग स्ट्रैटेजी टू मेक द इन्फॉर्म द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो, जैसे कि आपके पॉलिसी लेने के लिए आपको कॉल आता है, तो पॉलिसी क्यों लो, तो उसके वो इंसाइट्स आपको बताते हैं, उसके इंसाइट्स में उसके बेनिफिट्स बताते हैं। आप अगर आपने लाइफ टाइम पॉलिसी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, सेविंग पॉलिसीज़ है, आप इन्वेस्टमेंट काम पे करना चाहते हो, तो वो जो आपको बताया जाता है ना, एनालिटिक बताते हैं आपको, इज ना प्रिवेंट फ्रॉड क्या होने वाले, तो वो भी आपको इसके अंदर बताते हैं। इंश्योर द कंप्लेंट्स एंड द रेगुलेशन, वो चेक किया जाता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन है। पहला तो फ्रॉड डिटेक्शन का एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एनालाइज द ट्रांजेक्शन डेटा टू आइडेंटिफाई द अनयूजुअल पैटर्न्स, जो अनयूजुअल पैटर्न्स यूज़ करे उसको आइडेंटिफाई करना है, दैट दे में इंडिकेट द फ्रॉड्स, अगर वो वर्क हो रहा है तो इंडिकेट फ्रॉड्स है। जैसे कि फॉर इंस्टेंट इफ अ कस्टमर क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड इन अ मल्टीपल कंट्रीज विद इन अ शॉर्ट पीरियड, द सिस्टम फ्लैग्स आर द पोटेंशियली फ्रॉड, अगर वो मल्टीपल टाइम्स वो यूज़ किया है सर्टन पीरियड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो इसे ना फ्रॉड डिटेक्शन के लिए उसको डिटेक्ट किया जाता है। रिस्क एनालिसिस असेसमेंट क्या किया जाता है, द फाइनेंशियल institutions use the analytic to assess the credit card risk, मार्केटिंग रिस्क क्या है, एंड द ऑपरेशनल रिस्क क्या होती है। जैसे कि डेटा मॉडलिंग हेल्प टू द बैंक डिटरमाइनिंग द लाइकहुड्स ऑफ द बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द लोन एंड द ऑप्टिमाइज द लीडिंग प्रैक्टिस, उसके ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसकी लीडिंग क्या है, उसको चेक किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स क्या है, बैंक यूज द कस्टमर डेटा टू segment their the clients and offers the personalized financial products, उसके personalized financial product उसको analyze करके उसको सजेस्ट किए जाते हैं। सेगमेंटेशन डेटा एनालिटिक्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द हाई वैल्यू कितनी है सकते हैं कस्टमर, देयर द परफॉर्मेंस एंड द स्पेंडिंग द पैटर्न। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपको बताया जाता है कि आपको लोन इतना मिल सकता है, आप इतना के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए एनालिसिस किया जाता है। उसके अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे कि सैलरी है, सैलरीड एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है, तो उसके ऊपर भी वो क्या करता है, एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट इधर ना रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर पर्पज ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री क्यों, तो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर डेटा एनालिटिक यूज द ऑप्टिमाइज द इन्वेंट्री, इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस, फॉरकास्टिंग डिमांड, उसकी डिमांड क्या है, एंड द इनहांस द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको बढ़ानी है। रिटेलर एनालिसिस परचेसिंग द बिहेवियर, कस्टमर डेमोग्राफ्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक द वेदर्स एंड हॉलीडे, वो क्या है उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। तो उसके ऊपर जैसे कि अभी हॉलीडे चल रहे हैं तो क्या होता है, कोई रिटेलर है तो वहाँ पे ऑफ़र चलते हैं, ऑफ़र में सेल किया जाता है। अगर हॉलीडे नहीं है तो नहीं बेचे जाते, तो इसे ना जैसे कि सेल्स देखो अभी टूरिज़्म है तो टूरिज़्म में जैसे हॉलीडे चालू हो जाएगा तो ऑफ़र चालू हो जाएंगे, तो वो एनालिसिस करने के लिए रिटेल इंडस्ट्री में आपको चल रहा है। तो उसके लिए पहला एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, आपको पर्सनलाइज मार्केटिंग करने मीन्स गूगल ऐड होगा, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, और इज पर्सनलाइज मार्केटिंग रिलेटेड यूज रिटेलर यूज द डेटा एनालिसिस टू द पर्सनलाइज द promotions and the advertisement by the analyzing the customers post purchasing, online browsing habits and सोशल मीडिया इन्वेस्टेशन, तो अलग अलग तरीके से इसके तरीके से पर्सनलाइज मार्केटिंग की जाएगी। नेक्स्ट सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन करना है, मीन्स डेटा एनालिसिस हेल्प द रिटेलर प्रिडिक्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, तो उसके लिए उसको हेल्प करता है। इंश्योरिंग दैट दे मेंटेन द ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स, उसके ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल जो मेंटेन कर सकेगा। दिस इज न रिड्यूसिंग द ओवर स्टैकिंग रिड्यूस करना, या फिर अंडर डॉकिंग नहीं रहना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो हेल्प करता है सप्लाई चेन के अंदर। नेक्स्ट आता है सेल्स फॉरकास्टिंग, सेल्स कितना हो रहा है, मीन्स ना हिस्टोरिकल डेटा इज न फॉरकास्टिंग फ्यूचर सेल्स ट्रेंड, this enables the business to plan for the seasonal packs such as the holidays
and they ensure they have the sufficient stack to meet the demands, के डिमांड्स क्या है उसको मीट वगैरह करना है, तो उसके लिए फाइनेंस सेक्टर, रिटेलर सेक्टर में हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम डेटा एनालिटिक को यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प द इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन इफिशियंसी, आपकी प्रोडक्शन इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए। मॉनिटरिंग द क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग यूज द डेटा फ्रॉम द machines, sources and workers, identify the insufficiently product maintenance and need to optimize the operation, उस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो उसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, means that manufacturing use the data analytic to predict the when the machinery will need to maintain or the repair, मेंटेन करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है क्या, नीड वेल नीडेड है क्या, वेल मेंटेन है क्या, वो भी चेक किया जाएगा। रिड्यूसिंग द अनप्लान्ड डाउन टाइम, वो अनप्लान डाउन टाइम रिड्यूस करने के लिए हम उसको चेक करते हैं। सेंसर्स ऑन द मशीन्स ट्रैक द परफॉर्मेंस, सेंसर मशीन्स को परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिडिक्टिंग द मॉडल फॉर द मॉडल आर द अप्लाइड टू फॉरकास्टिंग इक्विपमेंट फेल्यूर, फॉरकास्टिंग इक्विपमेंट फेल्यूर को बचने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे आप हमने अभी ऊपर देखा तो उसी के लिए भी हम यूज़ करते हैं सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिससे ना टाइमली प्रोडक्शन टाइमली होने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक केस स्टडी देखते हैं, इज एन केस स्टडी इज एन हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड रिटेलर के अंदर हमने देख लिया। तो इसी तरीके से हेल्थ केयर की केस स्टडी प्रिडिक्टिव एनालिटिक फॉर द रीएडमिशंस रिस्क, रीएडमिशन रिस्क नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, अ हॉस्पिटल नोटिस अ हाई रेट ऑफ द पेशेंट इज एन रीएडमिशंस विद इन 30 days ऑफ द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने के बाद उसी पेशेंट को 30 days के बाद फिर से रीएडमिट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इज एन प्रॉब्लम विच इज एन अफेक्टेड द पेशेंट इज एन आउटकम एंड द इनकरेक्ट एडिशनल कॉस्ट, इनकरेक्ट एडिशनल कॉस्ट नहीं पेड करनी चाहिए और उसके ऊपर सॉल्यूशन देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सॉल्यूशन क्या है, हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट द प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉडल टू एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल पेशेंट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पेशेंट को क्या करना चाहिए, आपको पहले प्रिडिक्टिव का एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस करके इंक्लूडिंग द मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसकी पेशेंट की, हिस्टोरिकल पेशेंट के लिए, जैसे कि हिस्टोरिकल पेशेंट के लिए कैंसर पेशेंट है तो उसके ऊपर उसका डेटा जो इसको मेडिकल हिस्ट्री क्या है वो चेक करनी है। डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, जब डिस्चार्ज किया था तो उसके डिस्चार्ज लेटर पे क्या क्या लिख के देकर उसको डिस्चार्ज किया है, एंड द डायग्नोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या है वो चेक करनी है। द मॉडल वॉज द एबल टू प्रिडिक्ट द लाइकहुड टू द पेशेंट बीइंग द रीएडमिटेड आफ्टर द डिस्चार्ज, रीएडमिटेड करने की ज़रूरत क्या है वो चेक करना है जन सोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट उसको क्या करना है, आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसके ऊपर, तो आउटकम्स इज एन टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क पेशेंट, ऐसे कौन सा पेशेंट है हाई रिस्क उसको पहले आइडेंटिफाई करो। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कुड इंटरव्यूज द अर्लियर, इंटरवाइज करना है उसको, इंटरवली करनी है अर्ली ऑफरिंग द पर्सनलाइज्ड केयर एंड सपोर्ट टू द प्रिवेंट रीएडमिशंस, उसको पर्सनलाइज केयर करना है, सपोर्ट करना है रीएडमिटेड के लिए। दिस नॉट ओनली फॉर द इम्प्रूव्ड द पेशेंट आउटकम्स बट आल्सो द रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट, उससे क्या होगा, उसकी पेशेंट की तो हेल्थ इंप्रूव होगी लेकिन उसके साथ साथ रीएडमिशन की जो भी कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ये हो गया हेल्थ केयर में। उसी तरीके से फाइनेंस में भी कर सकते हैं। बैंकिंग इज एन प्रॉब्लम क्या है, बैंकिंग इज एन एक्सपीरियंसिंग द सिग्निफिकेंट लॉसेस ड्यू टू द फ्रॉडलेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, विच वे आर नॉट बीइंग द डिटेक्टेड इन द रियल टाइम्स, अभी उसको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है रियल टाइम इज एन से, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करोगे आप, द बैंकिंग इम्प्लीमेंटिंग द मशीन लर्निंग द फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम दैट एनालाइज्ड द ट्रांजेक्शन पैटर्न इन द रियल टाइम, द सिस्टम flagged suggestions or the sufficient transaction based on the
फैक्टर्स सच एज द लोकेशन कहाँ पे हुआ, स्पेंडिंग टाइम बिहेवियर क्या है और ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, उसके हिसाब से हम उसको फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। आउटकम क्या क्या आएगा इससे, आउटकम द बैंक वॉज एबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फ्रॉड्स। बैंक जो है वो जो फ्रॉड जो है उस फ्रॉड को क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं। इसे ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम उसको यूज़ कर दिया। रिटेलर में भी वही कर सकते हैं। रिटेलर कंपनी स्ट्रगल्स द मैनेजिंग द इन्वेंट्री मैनेज के लिए उसे स्ट्रगल करती है, तो क्या करना पड़ेगा, टू सेंसल प्रोडक्ट ऑफ्टेन द आइदर द ओवरफिटिंग होता है या फिर अंडर फिटिंग के अंदर आते हैं, लीडिंग द लॉस्ट ऑफ द सेल उससे क्या हो जाएगा, सेल्स लॉस होता है, इसे तो इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर। तो इसको मेंटेन कैसे करोगे, सॉल्यूशन क्या है, रिटेलर इम्प्लीमेंट द डिमांड फॉरकास्टिंग। वहाँ पे क्या करना है, डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है उसको आपको एनालिसिस करना है। मीन्स आपके स्टोर में जो प्रोडक्ट अभी डिमांडिंग है उसको आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे, और जो भी आपका स्टॉक लेवल है उस स्टॉक लेवल को मेंटेन करोगे। इधर ना हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, मार्केटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हॉलीडे है या फिर ऑर्डर्स है, तो उसको आपको मेंटेन करना है, उसके हिसाब से आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। उससे क्या होगा, द रिटेलर हैज़ एबल टू ऑप्टिमाइज द इन्वेंट्री लेवल्स, रिड्यूसिंग द ओवर स्टैकिंग एंड अंडर स्टैकिंग लेस जो इश्यूज है उसको मेंटेन हो जाएगा। तो इधर ना रिटेल इंडस्ट्री की केस स्टडी है। नेक्स्ट केस स्टडी मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम होता है कि जन प्लांट फेस्ड अनएक्सपेक्टेड मशीन ब्रेकडाउन्स आपके हो रहे हैं डेली बेसिस पे, प्रोडक्शन डेली एंड द हाई रिक्वायर्ड कॉस्ट, हाई रिपेयरिंग कॉस्ट जा रही है। तो उसके ऊपर आप सोल्यूशन क्या दोगे, तो उसके ऊपर सोल्यूशन ये की है, प्लांट इम्प्लीमेंटेड द प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सॉल्यूशंस यूजिंग द IoT यूज़ करते हैं, मीन सेंसर्स यूज़ करो, सेंसर्स का यूज़ करके टू मॉनिटर द इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, जो आप इक्विपमेंट यूज़ करो उसका परफॉर्मेंस मेंटेन करो। डेटा यूज़ द कलेक्टेड इन अ रियल टाइम, डेटा को रियल टाइम यूज़ करना है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है। उससे क्या होगा, द प्लांट रिड्यूस द अनप्लान्ड शटडाउन्स, आपके अनप्लान्ड डाउन टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इज ना केस स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज ना लेसन्स लर्निंग टू द बेस्ट प्रैक्टिस। ये आपको अभी लेसन्स लेना है। पहले लेसन्स टू द लर्न कौन सा, डेटा क्वालिटी एंड क्रिटिकल्स, ये आपको चेक करना है। डेटा सक्सेस इन ऑफ द एनी डेटा एनालिटिक प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द क्वालिटी, आपकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है ऑफ द डेटा। Poor quality data leads to the increasingly inside the suboptimal decisions. Means organization must ensure they collect the clean, reliable and relevant data होना चाहिए। Second, collaboration is the key. Collaboration की क्या है आपकी, data analytics often the require the collaboration between the multiple department including the IT, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अक्रॉस द फंक्शनल टीम्स है, कैन बी प्रोवाइडिंग द डिफरेंट प्रायोरिटीज, इंश्योर दैट द इनसाइट्स आर द एक्शनेबल एंड रिलेवेंट, आपके एक्शनेबल कोलैबोरेट किया है। स्टार्ट एंड स्मॉल सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल मैनेजेबल एनालिटिक प्रोजेक्ट्स, जैसे कि टू डेमोस्ट्रेट द वैल्यूज। Once they are the achieve success they can be sales appear they are the analytic। तो जब सक्सेस होने के बाद वो आप कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी उसको मेंटेन करनी चाहिए, जैसे कि हमने ये पहले लेक्चर में देख लिया है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इटरेशंस करना है, उसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, अपडेटिंग करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस करनी है, मीन्स एंड द कस्टमर बिहेवियर्स क्या है वो भी आपको मॉनिटरिंग करनी है। बेस्ट प्रोडक्ट प्रैक्टिस इज ना इन्वेस्ट इन द डेटा लिटरेसी, डेटा लिटरेसी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वेस्ट इन द डेटा लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉय, डेटा लिटरेसी प्रोग्राम आपको अरेंज करनी है, आपके एम्प्लॉय के लिए। दे इंश्योर दैट द डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ द इंटरप्रेट द डेटा लॉर्जेस एनालिटिक, तो वो प्रोग्राम्स आपको अरेंज करने हैं। लेवरेज द एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको उसको ट्रेनिंग आने से प्रोवाइड करने में डेटा एनालिटिक टेक्निक्स सच एज द मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डेटा टूल्स, इनहांस देयर द एनालिटिक कैपेबिलिटी, उसको बढ़ाना है आपको। इंश्योरिंग क्लियर द कम्युनिकेशन ऑफ द इनसाइट्स,
क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी डेटा आपका आपके पास है डेटा के जो इनसाइड्स है उसके बारे में आपके उसके साथ क्या होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशंस भी होने चाहिए। देन फोकस ऑन द बिजनेस इम्पैक्ट, आपके बिजनेस इम्पैक्ट पे आपको फोकस करना है। डेटा एनालिटिक्स शुड बी ऑलवेज द अलाइन्ड विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंस्टेड ऑफ द फोकसिंग द स्लोली ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट से उसको इम्पैक्ट भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रायोरिटीज द इम्पैक्ट ऑफ द डेटा ड्राइविंग डिसीजन ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर उसको डिसीजंस क्या आ रहे हैं उसके ऊपर वर्क करना है। एंड इथिक्स ऑफ द कंप्लायंसेस इथिक्स क्या है वो भी चेक करने हैं। जैसे हमने उसको CDPR में चेक किया, HIPAA में चेक किया, CCPA में यूज़ किया, ना लॉ इज ना लॉ अगर आप यूज़ करोगे तो इज ना इथिक्स आप उसके साथ वर्क कर सकते हो इथिक्स के साथ। तो इज ना केस स्टडी ऑफ द डेटा एनालिटिक। ओके, थैंक यू। अगर एनी डाउट्स कुछ डाउट्स है तो ABC ट्रेनिंग के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।